बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3। आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक फ्रैक्शन। काइनेटिक फ्रैक्शन का टाइप है। इससे पहले हमने स्टैटिक फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, जो यानी पिछली वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक फ्रैक्शन, नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन, काइनेटिक फ्रैक्शन। काइनेटिक फ्रैक्शन क्या है? द फ्रैक्शन फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन मूविंग सर्फेसेस। द फ्रैक्शन फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन मूविंग सर्फेसेस। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे मूव करे, स्लाइड करे, मोशन करे, और इन दोनों सरफेसेस यानी मूविंग सरफेस और जो सरफेस रेस्ट में हैं, उन दोनों सरफेसेस के दरमियान जो फ्रैक्शन फोर्स है उसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, ये एक सरफेस है, ये बोर्ड, और मेरा ये हाथ, ये दूसरा सरफेस। इस हाथ को मैं इस बोर्ड पे मूव कर रहा हूँ, तो मेरे हाथ और इस बोर्ड के दरमियान जो फ्रैक्शन फोर्स है उसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रैक्शन। मेरा हाथ मूव कर रहे हैं, लेकिन ये बोर्ड इस हैंड के मोमेंट को रोकने की कोशिश करता है। क्यों कोशिश करता है? क्योंकि इस सरफेस और इस सरफेस दोनों के दरमियान एक अपोजिंग फोर्स है। उस अपोजिंग फोर्स को हम कहते हैं काइनेटिक फ्रैक्शन। उसे क्या कहते हैं? काइनेटिक फ्रैक्शन। चूँकि फ्रैक्शन फोर्स ही है, इसलिए इसका यूनिट क्या है? न्यूटन। यानी सिस्टम इंटरनेशनल में फ्रैक्शन का यूनिट, फ्रैक्शन फोर्स का यूनिट क्या होगा? वो न्यूटन होगा। तो काइनेटिक फ्रैक्शन फोर्स का यूनिट भी SI यूनिट वो न्यूटन ही होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? F के। F रिप्रेजेंट फ्रैक्शन फोर्स के काइनेटिक इज इक्वल टू म्यू के। म्यू क्या है? ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन है। K क्या है? काइनेटिक, यानी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन। म्यू के क्या शो करता है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन। और Fn that is normal force which is acting in upward direction। Fn या नॉर्मल फोर्स ये हमेशा रिएक्शन फोर्स होता है। यहाँ ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड है जो कि एक्शन फोर्स है, और ये ब्लॉक पे टेबल अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो कि नॉर्मल फोर्स है। दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं बट डिफरेंट डायरेक्शन में हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। और जब तक एक थर्ड फोर्स इन्वॉल्व ना हो तो ये ब्लॉक उस टाइम तक रेस्ट में रहेगा। देखिए, यहाँ भी जिस तरह पिछले लेक्चर में मैंने कहा था, यहाँ भी हमारे पास 4 केसेस हैं। देखिए, पहले केस में अगर आप देख ले, सो देयर इज नो अप्लाइड फोर्स। देयर इज नो अप्लाइड फोर्स यानी कोई अप्लाइड फोर्स यहाँ पे नहीं है। फोर्स इज ज़ीरो। फोर्स इज ज़ीरो। एंड व्हेन फोर्स इज ज़ीरो, इट मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। व्हेन फोर्स इज ज़ीरो देन एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। तो ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। ये ब्लॉक क्या करेगा? ये रेस्ट में रहेगा। इट विल रिमेन एट रेस्ट बिकॉज देयर इज नो नेट फोर्स। द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज ज़ीरो। ये दोनों फोर्सेस तो ऑलरेडी एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। वेट ऑफ द ब्लॉक एंड नॉर्मल फोर्स, ये दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, और नेट फोर्स है ही नहीं, वो तो यानी ज़ीरो है। तो टोटल नेट फोर्स वो क्या है? इस ब्लॉक पे ज़ीरो है, तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा। यहाँ पे ये ब्लॉक रेस्ट में है। अच्छा, दूसरे केस में अगर आप देख ले तो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इस फोर्स के बावजूद ये ब्लॉक मोशन में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे एक फ्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। उस फ्रैक्शन फोर्स को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रैक्शन फोर्स। ये स्टैटिक फ्रैक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, और ये फोर्स जो है ये दूसरे डायरेक्शन में लग रहा है। तो जितना अप्लाइड फोर्स है उतना स्टैटिक फ्रैक्शन भी है। तो ये दोनों फोर्सेस भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, और ये दोनों फोर्सेस भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो ये ब्लॉक रेस्ट में है, मोशन में नहीं आ रहा। अच्छा, फिर मैंने फोर्स को थोड़ा ज़्यादा कर लिया, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसको इंक्रीज़ कर लिया। लेकिन जो ही मैंने फोर्स के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ कर लिया,
तो इस स्टैटिक फ्रिक्शन ने भी अपने आप को एडजस्ट कर लिया। मैंने कहा था कि स्टैटिक फोर्स ये यानी एडजस्टिंग फोर्स हैं, एडजस्टिंग फोर्स हैं, ये अपने आप को एडजस्ट करता है। अगर अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज़ कर लेंगे तो स्टैटिक फोर्स भी इंक्रीज़ हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स को डिक्रीज़ करेंगे तो स्टैटिक फोर्स भी डिक्रीज़ होगा। यानी ये स्टैटिक फोर्स अपने आप को अप्लाइड फोर्स के मुताबिक एडजस्ट करता है। तो ये मोशन में नहीं आ रहा। फिर हमने फोर्स को और इंक्रीज़ कर लिया एंड फाइनली ये ब्लॉक मोशन में आ गया, इस डायरेक्शन में ये मोशन में आ गया। लेकिन जब मोशन में आ गया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इस ब्लॉक और इस सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन फोर्स ख़त्म हुआ, नहीं, फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये ब्लॉक यानी मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस ब्लॉक और इस सरफेस के दरमियान फोर्स, अपोजिंग फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और इस अपोजिंग फोर्स को हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। इसे क्या कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि मूविंग बॉडीज़ के सरफेस के दरमियान एग्जिस्ट करे। वो फ्रिक्शन फोर्स जो मूविंग बॉडीज़ के सरफेस के दरमियान एग्जिस्ट करे, दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन था, यानी जब ये ब्लॉक मोशन में नहीं था, ये ब्लॉक जब तक मोशन में नहीं था उस टाइम इस ब्लॉक और सरफेस के दरमियान स्टैटिक फ्रिक्शन था। लेकिन जो ही ब्लॉक मोशन में आ गया तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन ख़त्म हुआ और ये स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। स्टैटिक फ्रिक्शन दो बॉडी जब रेस्ट में हो, मोशन ना करे और उसके दरमियान जो अपोजिंग फोर्स हो, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन मूविंग बॉडीज़ के सरफेसेस के दरमियान जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। तो यहाँ पे ये ब्लॉक मोशन कर रहे हैं और इस ब्लॉक के सरफेस और इस टेबल के सरफेस के दरमियान जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। तो देखिए ये दोनों फोर्सेस तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, लेकिन ये फोर्स हमने अप्लाइड फोर्स हमने इंक्रीज़ कर लिया, इतना इंक्रीज़ कर लिया कि उसने स्टैटिक फोर्स को ओवरकम कर लिया, यानी स्टैटिक फोर्स से ये ज़्यादा हो गया, तो ये ब्लॉक मोशन में आ गया। अब इस ब्लॉक और इस सरफेस के दरमियान जो फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। देखिए जिस तरह डेफिनेशन को अगर आप ऊपर देख लें तो ये मूविंग बॉडीज़ के दरमियान फ्रिक्शन फोर्स होगा। पिछले वीडियो भी मैंने कहा था कि इसका ये मतलब नहीं है कि एक ब्लॉक या जो भी बॉडी है वो रेस्ट में हो तो उसके यानी उस बॉडी और उस जिस सरफेस पे वो बॉडी पड़ी है, दोनों सरफेसेस के दरमियान फ्रिक्शन फोर्स है, इसलिए ये ब्लॉक मोशन में नहीं आ रहा। अगर एक बॉडी मोशन में आ गई तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इन दोनों बॉडीज़ के सरफेसेस के दरमियान फ्रिक्शन फोर्स ख़त्म हुआ, नहीं, फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन उसका टाइप चेंज हो गया, वो अब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हो गया। पहले जब रेस्ट में था तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स था और जब ये मोशन में आ गया तो इन दोनों बॉडीज़ के दरमियान अपोजिंग फोर्स है, इस अपोजिंग फोर्स को हम काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है। ये जो अपोजिंग फोर्स है या फ्रिक्शन फोर्स, ये अब भी इस ब्लॉक को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चूंकि अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है इसलिए ये ब्लॉक मोशन में आ गया और ये फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं अब भी दोनों बॉडीज़ के दरमियान। अच्छा, अब देख ले कोफिशिएंट। यहाँ पे हमने कहा था कि ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये है क्या चीज़? देखिए, द मैक्सिमम रेशो ऑफ अप्लाइड फोर्स टू नॉर्मल फोर्स, अप्लाइड फोर्स और नॉर्मल फोर्सेस के दरमियान मैक्सिमम वैल्यू को, मैक्सिमम रेशो जो है इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए अगर फार्मूला में लिख लूँ तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन नॉर्मल फोर्स, डिवाइड कर ले बोथ साइड को एफ एन पे या नॉर्मल फोर्स पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ के इज इक्वल टू एफ एन इज इक्वल टू म्यू के।
ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है जो कि रेशो है बिटवीन टू फोर्सेस, विच इज़ द रेशो बिटवीन टू फोर्सेस, नॉर्मल फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स। दिस इज द रेशो बिटवीन टू फोर्सेस, नॉर्मल फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स। अच्छा, अब फ्रिक्शन एज ए होल फ्रिक्शन, अगर वो काइनेटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन है, जो भी फ्रिक्शन है, उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन के? देखिए, इस कायनात में जितने भी चीज़ें हैं उसका कोई ना कोई एडवांटेज होगा, यानी इस कायनात में जितने मखलूक है उसका कुछ ना कुछ एडवांटेजेस भी हैं और उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। फ्रिक्शन एक ऐसी यानी क्वांटिटी है फिज़िकल जिसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर फ्रिक्शन ना होता, क्या है फर्स्ट एडवांटेज क्या है? वॉकिंग। अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम चल फिरने के काबिल ना होते, हम स्लिप हो जाते थे, यानी हो जाते अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो। रोड पे चल रहे होते और फ्रिक्शन यानी स्लिप हो जाते। तो वॉकिंग इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द सोल ऑफ आवर शूज़ एंड रोड। जो हमारे शूज़ और रोड के दरमियान फ्रिक्शन फोर्स है, उसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हम वॉकिंग के काबिल होते हैं। या अगर एक गाड़ी रोड पे जा रही है तो टायर्स, गाड़ी के टायर्स और रोड के दरमियान फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो कार रोड पे चल रही है। अगर फ्रिक्शन ज़ीरो कर ले तो ये कार रोड पे नहीं चल सकती बल्कि स्लिप हो जाएगी, एक साइड पे गिर जाएगी। जिस तरह अगर हम किसी कील को किसी वुड में यानी किसी कील को वुड में लगाए तो ये कील वुड में इसलिए लगा होता है कि कील और वुड के दरमियान फ्रिक्शन फोर्स है। अगर आप ये फ्रिक्शन फोर्स ख़त्म कर ले तो ये कील दोबारा नीचे गिर पड़ेगा। तो फ्रिक्शन के फ़ायदे भी हैं और उसके नुकसानात भी हैं। अच्छा, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं फ्रिक्शन फोर्स के? ये किसी भी चीज़ की ज़िंदगी को, लाइफ टाइम को यानी लिमिटेड कर लेती है। अक्सर हमारे शूज़ के जो सोल है वो ख़राब हो जाते हैं, दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन की वजह से टीयर्स वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं जो हमारे सोल है। तो डिसएडवांटेज में सबसे पहले क्या है कि ये लाइफ टाइम, किसी भी चीज़ के लाइफ टाइम को वो यानी कम कर लेती है। अगर टू पार्ट्स हैं किसी बॉडी के, किसी भी गाड़ी के, किसी भी यानी गाड़ी के इंजन के, या यानी हमारी बॉडी जो है ना, ह्यूमन बॉडी, उसमें भी अक्सर इस तरह होता है कि ये जो नी है, नी, बाज़ लोगों के ये नी उसमें पेन आ जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि आपकी जो नी है इसका ये गोला ये ख़राब हो गए हैं। तो ये बार बार इस तरह एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग करती है और ये स्लाइडिंग करते करते इस फ्रिक्शन की वजह से वो जो गोला है या जो बोन है वो रिड्यूस हो जाता है, फिर पाँव में पेन हम फील करते हैं। इस तरह अगर किसी गाड़ी के पार्ट्स को देख ले तो मैकेनिक उसको पेंग देता है, उससे निकाल के पेंग देता है कि ये ख़राब हुआ है, वो फ्रिक्शन की वजह से वो यानी ज़ाया हो जाते हैं। तो देखिए, एक फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस्ट होती है, एनर्जी लॉस्ट होती है फ्रिक्शन की वजह से, हाँ। और किसी चीज़ के जो लाइफ टाइम है वो डिक्रीज़ हो जाता है, यानी लाइफ टाइम ऑफ एनीथिंग डिक्रीजेस, वो डिक्रीज़ हो जाता है। जिस तरह आपको मैंने कहा कि हमारे शूज़ के सोल वो यानी ख़राब हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। गाड़ी के टायर्स, लोग कहते हैं कि हमारी गाड़ी के टायर ख़राब हो गए, नए डालने हैं, तो वो क्यों ख़राब हो जाते हैं कि क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टायर एंड रोड, उसकी वजह से, उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो टायर ख़राब हो जाते हैं। तो लाइफ टाइम को डिक्रीज़ करता है फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स को हम रिड्यूस किस तरह करेंगे, किस तरह कोशिश करेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स कम से कम हो? देखिए, एक मेथड है लुब्रिकेशन। लोग जो गाड़ियों में ऑयल डालते हैं
क्यों डालते हैं? ताकि फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाए। पार्ट्स जब एक दूसरे के ऊपर मोमेंट करते हैं, स्लाइडिंग करते हैं, तो वो इजीली करें और उस गाड़ी के पार्ट्स जो हैं उसका लाइफ टाइम इंक्रीज़ हो जाए। तो बाय लुब्रिकेटिंग या ऑयल के ज़रिए हम फ्रिक्शन फोर्स को डिक्रीज़ कर सकते हैं। हम फ्रिक्शन फोर्स को डिक्रीज़ कर सकते हैं। बाय पॉलिशिंग, अगर हम किसी दो सरफेसेस जो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, स्लाइडिंग कर रहे हैं, उसको पॉलिश कर ले तो उस पॉलिशिंग की वजह से भी फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीज़ हो जाता है। बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग, बॉल बेयरिंग यूज़ करने से भी फ्रिक्शन फोर्स हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे यानी मिनिमम, ये सबसे मिनिमम फ्रिक्शन होता है। तो अगर हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर लें तब भी फ्रिक्शन रिड्यूस हो सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स है जिसके ज़रिए हम यानी फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, और हम उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं बाय लुब्रिकेटिंग द पार्ट्स, बाय यूजिंग ऑयल, या polishing the two surfaces which are in contact, or by using ball bearing, or converting sliding friction into rolling friction, we can reduce friction force. Advantages और disadvantages मैंने कुछ आपको यहाँ पे बता दिए कि क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो स्टूडेंट, आज का ये टॉपिक था स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि फ्रिक्शन फोर्स का एक टाइप है। पहला टाइप क्या था? स्टैटिक फ्रिक्शन। आज जो हमने पढ़ा ये काइनेटिक फ्रिक्शन, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। कोई क्वेश्चन आपके जहन में है, यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।